हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले अध्याय में जाना था कोश यानी कि डिक्शनरी किसे कहते हैं और डिक्शनरी कितने प्रकार की होती है, इन सब पर हमने चर्चा की थी। लास्ट में हमने अपने अध्याय के अंत में हमने चर्चा की थी भाषा कोश के विषय में। एक ऐसा कोश जिसमें किसी एक भाषा के शब्दों, प्रयोगों, मुहावरों, सूक्तियों, लोकोक्तियों, लोक भाषा आदि का आकार आदि क्रम से संकलन करने उनकी सम्यक व्याख्या की जाती है, उसे हम भाषा कोश कहते हैं। इसके बारे में हमने चर्चा की थी। आज के अध्याय में हम जानेंगे भाषा कोश के अंतर्गत आने वाले शब्दकोश, शब्द परिवार कोश, पर्यायवाची कोश, सूक्ति कोश, लोकोक्ति मुहावरा कोश, लोक भाषा कोश, प्रयोग कोश आदि का संक्षिप्त विवरण और जानेंगे विश्व कोश किसे कहते हैं। साथ ही एक अच्छे कोश की उपयोगिता पर विशेषताओं के विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय कोश और जानते हैं भाषा कोश के अंतर्गत आने वाली कुछ कोशों के बारे में, उनका संक्षिप्त विवरण हम जानते हैं। भाषा कोश के अंतर्गत आने वाला पहला है शब्दकोश। जिस कोश में किसी भाषा में प्रयुक्त शब्दों का संग्रह करके उनका अर्थ और व्याख्या प्रस्तुत की जाती है, उसे शब्दकोश कहते हैं। इस प्रकार के कोशों के लिए विशेष रूप से कोशकार साहित्य को आधार बनाते हैं, यानी कि इसमें साहित्य के जो शब्द होते हैं वे लिखे होते हैं, साथ ही उनकी अर्थ और व्याख्या भी शब्दकोश के अंतर्गत जो कोश आते हैं उसमें की जाती है। शब्द परिवार कोश, जिस कोश में किसी एक भाषा में पाए जाने वाले आधार शब्दों को वर्णानुसार संग्रह करके उनका विवेचन किया जाता है, उसे शब्द परिवार कोश कहते हैं। ऐसे कोशों के लिए आधार शब्दों के द्वारा विकसित होने वाले सभी रूप को कोश में अनेक अलग अलग अर्थों के साथ प्रयुक्त किया जाता है। इसका मैं आपको एक उदाहरण बता रही हूँ। देखिए, जैसे एक शब्द है चार, इससे बनने वाले शब्द जैसे हो गए विचार, आचार, दुराचार, प्रचार। अब इस तरह के जो शब्द है, इन शब्दों को उनके अर्थ के साथ शब्द परिवार कोश के अंतर्गत ही प्रस्तुत किया जाता है। इसी प्रकार जैसे हार शब्द है, उससे बनते हैं अनुहार, आहार, उपहार, संहार, प्रहार, विहार, निहार आदि। उग्र शब्द के जैसे है, उसमें व्यग्र, समग्र, एकाग्र। जब ऐसे कोश शब्द की मूल प्रकृति और उसकी प्रत्यय की जानकारी के लिए बहुत उपयोगी होते हैं, यानी कि आप शब्द परिवार कोश में यदि आपको प्रत्यय की जानकारी भी लेनी है तो इस तरह के शब्द आपको एक साथ मिल जाएंगे। चार से शुरू होने, चार जिसमें प्रत्यय है, उसके जितने शब्द होंगे वो एक साथ लिखे होंगे, उनके अर्थ लिखे होंगे या उनका जिस तरह से प्रयोग किया जाना है यह लिखा होगा। तो इस तरह की डिक्शनरी भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अब हम जानते हैं पर्यायवाची कोश, यानी कि जिस कोश में किसी भाषा के शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का संग्रह करके उनका विवेचन किया जाता है, उन्हें हम पर्यायवाची कोश कहते हैं। इसमें सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी एक शब्द होता है दोस्तों, तो उसके कई पर्यायवाची शब्द होते हैं, लेकिन उनके अर्थों में थोड़ी थोड़ी भिन्नता होती है। इसमें उसी भिन्नता पर प्रकाश डाला जाता है। कोई भी दो शब्द कभी भी सेम अर्थ को प्रकट नहीं करते, उनमें चाहे फर्क होगा वो आंशिक रूप से होगा, पर होगा जरूर, किंतु उनके गुण धर्म में अंतर दिखाई देता है और उसी अंतर को इस डिक्शनरी में, इस कोश में हमें पढ़ने को देखने को मिल जाता है। अब आपको उदाहरण देती हूँ। जैसे नदी का पर्यायवाची शब्द हैं सरिता और शैलजा, किंतु इनके अर्थ विशेष आंतरिक शक्ति के परिचायक है। कैसे? नाद के कारण नदी बनी, प्रसरण यानी कि जो ठंडक देता है, शीतलता के कारण सरिता है वो, और पर्वत से निकलने के कारण वह शैलजा कहलाती है। यानी कि फर्क आंशिक रूप से है, लेकिन फर्क तो है ना, भिन्न तो है, शब्दों के अर्थ में भिन्नता तो है। पर्यायवाची कोश में इस तरह जो पर्यायवाची शब्द होते हैं उनकी भिन्नता को ध्यान में रखते हुए उनकी बारीकी से अर्थ आपको देखने को मिलेंगे
और इस प्रकार के शब्दकोश आपको पर्यायवाची शब्दों के लिए भी काफ़ी सहायक होते हैं। अब हम चलते हैं सुक्ति कोश। भारतीय भाषा साहित्य एक विशाल परिवार की भांति है। संस्कृत साहित्य की विभिन्न उक्तियों में नीतिपरक संदेशों के कारण उनका महत्व हमेशा बना रहता है। इसी प्रकार संस्कृत, प्राकृत, पाली, हिंदी भाषा में समाहित विभिन्न संदेशात्मक सूक्तियों को संग्रहित कर उनका विवेचन जिस कोश में किया जाता है उसे हम सुक्ति कोश कहते हैं। इस कोश में सूक्तियों के कुल स्थान का उल्लेख भी किया जाता है। अब हम चलते हैं दोस्तों लोकोक्ति और मुहावरा कोश। भाषा की प्राणवान शक्ति के रूप में लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग सदियों से होता आया है। इसके प्रयोगों से किसी विशेष अर्थ का ध्वनन किया जाता है। जिस कोश में किसी भाषा के मुहावरों एवं लोकोक्तियों का वर्णानुक्रम से संग्रह कर उनका विवेचन किया जाता है, उनकी व्याख्याओं और उनके प्रयोगों को प्रस्तुत किया जाता है, उन्हें हम लोकोक्ति कोश, लोकोक्ति मुहावरा कोश कहते हैं। प्रयोग कोश, जिस कोश के अंतर्गत किसी भाषा के शब्दों में एवं उनके प्रयोगों में निहित अर्थ विचित्तियों का सही प्रकार से संकलन एवं प्रयोग संबंधी रूपों का विवेचन किया जाता है, उन्हें हम प्रयोग कोश कहते हैं। दोस्तों जो ऐसे कोश हैं वो इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं कि एक जैसे प्रतीत होने वाले शब्दों के अनुचित प्रयोग से जो भाषा का स्वरूप है वह कहीं शिथिल ना हो जाए, और इसी शैथिल्य को रोकने के लिए प्रयोग कोश बहुत अच्छी सार्थक भूमिका निभाते हैं। कैसे, इसका मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। कल्याण और मंगल शब्द, आमंत्रण और नियंत्रण, आरंभ और प्रारंभ, आलोचना और समीक्षा, ये शब्द अर्थ की दृष्टि से बिल्कुल एक जैसे प्रतीत होते हैं, किंतु इनके वांछित प्रयोगों के लिए प्रयोग कोश विशेष भूमिका निभाते हैं। यानी कि प्रयोग कोश में आपको हर शब्द जिनका अर्थ एक जैसा होता है, शब्द अलग होते हैं, उनका जो भी डिफरेंस है, उनके अंदर जो भी छोटी मोटी भिन्नता है, वह सब आपको प्रयोग कोश से मालूम हो जाएंगी। लोक भाषा कोश, जिस कोश में किसी लोक भाषा की विशिष्ट शब्दावली एवं उसके प्रयोगों की व्याख्या को वर्णानुक्रम से प्रस्तुत किया जाता है, उसे लोक भाषा कोश कहते हैं। ऐसे कोश किसी विशिष्ट गति की सामूहिक चेतना को पूर्णतः उभारने में सक्षम होते हैं और इनसे इस लोक भाषा के साहित्य को गहराई से समझा जा सकता है और साथ ही साथ दूसरी भाषा भाषियों के लिए शोध परक रूप में ऐसे कोश विशेष हो सकते हैं। चलिए दोस्तों, ये तो हुआ भाषा कोश के अंतर्गत आने वाले कुछ कोशों की हमने संक्षिप्त में विवरण जाना। अब हम जानते हैं विश्व कोश के विषय में। विश्व कोश किसी एक विषय और उससे संबंधित अन्य शाखाओं के पूर्ण ज्ञान के लिए जिस कोश में सूचनाएं प्रस्तुत की जाती हैं उसे हम विश्व कोश कहते हैं। इस कोश में आपको मानव ज्ञान से संबंधित प्रत्येक विशेष और महत्वपूर्ण शब्दों का चयन एवं संकलन कर उन्हें व्यवस्थित वर्णानुक्रम द्वारा प्रस्तुत किया हुआ मिल जाएगा। इन शब्दों की कोश के अंतर्गत पूर्ण रूप से उनके समस्त अंगों उपांगों सहित व्याख्या दी जाती है। उनकी समग्रता को जानने के लिए आवश्यकता अनुसार शब्द संबंधित पदार्थों का इसमें चित्र भी दिया जाता है। जैसे जो शब्द है उसका अर्थ है, उसकी व्याख्या है, तो साथ ही साथ आसानी से आपको समझ आ सके इसलिए उसमें उन शब्दों का चित्र भी बना होता है। विश्व कोश विषयों के आधार पर भी बनाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग विषयों के अलग अलग कोश, साइंस का, एसएसटी का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का, संस्कृत का, सबके अलग अलग कोश होते हैं। चलिए दोस्तों, ये हमने जाना कोश किसे कहते हैं, कोश के प्रकार, कितने प्रकार के कोश होते हैं और उनके संक्षिप्त विवरण पर हमने अभी तक चर्चा की थी। अब हम जानते हैं आदर्श कोश की विशेषताएं क्या होती हैं। दोस्तों, कोई भी कोश आदर्श कोश के रूप में समाज में प्रसिद्ध हो यह जरूरी नहीं है। कुछ आवश्यकताएं ऐसी होती हैं जिनकी पूर्ति करने के बाद ही कोई भी कोश एक आदर्श कोश के रूप में स्थान पा सकता है। उन आवश्यकताओं के बारे में, उन जरूरी बातों के बारे में अब हम चर्चा कर लेते हैं।
पहला है कोश निर्माण करना प्रत्येक व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र की बात ही नहीं है। अधिकारी विद्वानों द्वारा तैयार किए गए कोशों को ही प्रयोक्ता मानता है। जैसे भाषा विज्ञान से संबंधित कोश के लिए भोलानाथ तिवारी का कोश एक आदर्श कोश है, क्योंकि भोलानाथ तिवारी को भाषा कोश के विशेषज्ञ के रूप में ख्याति प्राप्त है। दूसरा है, एक आदर्श कोश में विषय की दृष्टि से नवीनतम और महत्वपूर्ण जानकारियां उपलब्ध होती हैं। शब्द या विषय के संबंध में नवीनतम से नवीनतम जानकारी होते ही कोशकार को अगले संस्करण में उसे समाहित कर लेना जरूरी होता है। वर्तनियों की एक रूपता भी किसी कोश को आदर्श रूप प्रदान कर सकती है। जैसे अब आप देखिए, दो शब्द हैं स्वर्ण और सुवर्ण। शब्द प्रमाणिक होने पर भी अलग अलग रूपों में प्रस्तुत है। कोश में कोशकार को ही वर्तनी का प्रयोग करना चाहिए। इससे क्या होगा, प्रयोक्ता की शब्द की वर्तनी के संबंध में उसको कोई भ्रम नहीं होगा, कोई संदेह नहीं रहेगा। एक आदर्श कोश व्याकरण, उच्चारण, प्रयोग, व्युत्पत्ति आदि सभी दृष्टियों से पूर्ण सूचना प्रदान करने के लिए भी सक्षम होता है। प्रयोक्ता को किसी शब्द से संबंधित अपेक्षित जानकारी के लिए कहीं अन्यत्र ना जाना पड़े, इसलिए कोशकार को पूर्ण प्रयास करना चाहिए कि किसी भी शब्द, जो भी शब्द वो लिख रहा है, उससे संबंधित सभी सूचनाएं वह एक ही स्थान पर प्रस्तुत कर सके। एक आदर्श कोश पूर्णतः दोष मुक्त होता है। विषय वस्तु, मुद्रण अथवा प्रस्तुतिकरण आदि की दृष्टि से कोश में यदि कोई छोटी सी भी त्रुटि रह जाती है तो वह एक आदर्श कोश नहीं बन पाता। दोस्तों, सामान्य जीवन में कोश प्रत्येक व्यक्ति के लिए अत्यंत उपयोगी है। कोई भी साधारण पाठक भी होगा, उसे कभी ना कभी किसी विशेष शब्द अथवा विषय के संबंध में अपेक्षित जानकारी चाहिए होती है, तो वह कोश ही उसे उपलब्ध कराता है। इसमें व्यक्ति को शब्द या विषय की सूचना तो मिलती है, साथ ही उसके ज्ञान में भी वृद्धि होती है। अनेक प्रकार के कोश तो किसी विशेष विषय को दृष्टिगत रखकर तैयार किए जाते हैं। ऐसे कोशों से उस विषय विशेष में रुचि रखने वाले व्यक्तियों को वांछित जानकारी एक ही स्थान पर मिल जाती है। यानी कि हमें किसी भी विषय की संपूर्ण जानकारी लेनी है तो हम उसी विषय से संबंधित कोश में पढ़ेंगे, तो हमें उसके विषय में सभी जानकारी उसी कोश में उपलब्ध हो जाएगी। कोश की उपयोगिता इस बात में भी है कि किसी शब्द विशेष के उच्चारण या उसकी वर्तनी संबंधी भ्रम का भी यहाँ पे निराकरण होता है। कोशों से भाषा को सहज रूप से सही प्रयोग के साथ हम आसानी से सीख सकते हैं। साहित्य में लोकोक्ति, मुहावरे, अप्रचलित शब्दों, नवीनतम शब्दों और कठिन शब्दों आदि के सही अर्थों का समुचित ज्ञान प्राप्त होता है। किस शब्द का निर्माण किस धातु, उपसर्ग अथवा न्याय से हुआ है, इसकी जानकारी भी एक अच्छे कोश के द्वारा हमें मिल जाती है। अंत में दोस्तों एक ही बात कहूंगी, कोश शब्दों एवं विषयों से संबंधित जानकारियों का ऐसा भंडार है जिसे आवश्यकता अनुसार कोई भी प्रयोक्ता अपनी रुचि के अनुसार अपने लिए उपयोगी बना सकता है। दोस्तों, ये हमने जाना कोश किसे कहते हैं, कोश के विभिन्न प्रकारों पर हमने संक्षिप्त में चर्चा की। साथ ही एक अच्छे कोश की उपयोगिता के बारे में भी हमने आज के अध्याय में जाना। अगले अध्याय में हम कोश निर्माण की विधि के विषय में चर्चा करेंगे और साथ ही हिंदी शब्दकोश पर भी हम चर्चा करेंगे। उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद दोस्तों।